नमस्कार दोस्तों, मैं हुनैल आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस में द्वितीय प्रश्न पत्र लिंग विद्यालय एवं समाज के अंतर्गत अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। आपके सामने है पहला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में स्त्रियों की सुरक्षा के लिए किए गए प्रमुख प्रयास कौन हैं? उत्तर है और पहला पॉइंट है, महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है जिससे वे अपने अधिकारों को समझ सके तथा अधिकारों को प्राप्त कर उनका सदुपयोग कर सकें। देखिए दोस्तों, स्त्रियों की सुरक्षा के लिए सबसे पहला प्रमुख कार्य होना चाहिए कि महिलाओं को जागरूक किया जाए। जब महिलाएं जागरूक होंगे, अपने अधिकारों को समझेंगे, तो वह अधिकारों को प्राप्त करने के बाद उसका सदुपयोग करेंगी तो महिलाओं की सुरक्षा होगी स्वतंत्र भारत में। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, महिलाओं की विविध स्तरों पर शिक्षा हेतु प्रयास किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण योगदान है महिलाओं को अपनी सुरक्षा में। जब वह दोस्तों शिक्षित होंगी तभी वह अपने अधिकारों को जानेंगे तो उसका सही से उसका उपयोग करेंगी। तीसरा पॉइंट है, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा विषयी प्रावधान। देखिए दोस्तों, सरकार का यह उत्तरदायित्व है, जिसके पास फीस नहीं है सरकार सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। और दोस्तों, सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा वह दे रही है। अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था। प्रौढ़ शिक्षा का मतलब ऐसे व्यक्ति जो शिक्षा से वंचित रह गए हैं या स्कूल जाने से डरते हैं, ऐसे व्यक्तियों को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के तहत शिक्षित किया जाए और भारत की साक्षरता दर को बढ़ाया जाए। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, शिक्षा को व्यावसायिक तथा उपयोगी बनाकर। देखिए दोस्तों, शिक्षा को जब व्यावसायिक और उपयोगी बनाएंगे तो व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए व्यवसाय के माध्यम से अपने जीवन यापन के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए वह कमाएंगे और वह सीखेंगे भी। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, महिला अधिकारों की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले प्रयास क्या हैं? उत्तर है और पहला पॉइंट है दोस्तों, महिला अधिकारों की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले प्रयास में विद्यालयों में महिलाओं के अधिकारों तथा कानूनों को पाठ्यचर्या में सम्मिलित कर इसके प्रति बालक तथा बालिका दोनों में समुचित दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, पाठ्यचर्या में आपकी पाठ्यक्रम में ही महिलाओं की सुरक्षा व उसके संबंधित कानून, महिलाओं के अधिकार के बारे में बालक को बालिका को पढ़ाना चाहिए और दोस्तों इसे अनिवार्य विषय के रूप में लागू कर दिया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या अंतर होता है? पाठ्यक्रम दोस्तों आपका पूरा कैरिकुलम होता है, जिसमें दोस्तों आपकी पूरी मतलब कि पाठों के व्यवस्थित रूप में उसका क्रम एक निर्धारण किया जाता है। सरल से कठिन की ओर आपको विद्यालय में क्या पढ़ना है यह आपको बालक की योग्यता क्षमता के अनुरूप निर्धारित किया जाता है। और दोस्तों, जो पाठ्यचर्या होती है, पाठ्यचर्या यह होती है कि आप पूरे एक दिन में किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाएंगे या आप पूरे एक दिन का जो कार्यक्रम तैयार करते हैं उसे हम पाठ्यचर्या कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है आपके सामने, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए महिलाओं को प्रत्येक कार्य में अग्रणी भूमिका निभाने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। देखिए दोस्तों, महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक महिलाएं जो पिछड़ी हुई हैं, ऐसी महिलाओं को आगे लाने के लिए अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए और दोस्तों ऐसी महिलाओं को अवसर प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उनका समाज में उत्थान हो सके। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, समाज को तथा अग्रणी व्यक्तियों को महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के कार्य हेतु प्रेरित करना चाहिए और सम्मानित किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो समाज के अग्रणी व्यक्ति हैं, जो समाज सुधारक व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा हेतु विभिन्न कार्य करें और महिलाओं को प्रेरित करें, उन्हें सम्मानित करें, समाज में कार्य करने के प्रति महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करें। चौथा पॉइंट है दोस्तों, महिलाओं में जागरूकता का प्रचार प्रसार करना। जागरूकता का मतलब होता है दोस्तों संवेदनशीलता का मतलब महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक बनाया जा सके, अपने अधिकारों को जान सके। पांचवा पॉइंट है, जागरूकता कार्यक्रमों को स्थानीय भाषाओं में लोगों तक पहुंचाना। देखिए दोस्तों, विभिन्न स्थानों पर विभिन्न ग्राम पंचायतों के माध्यम से ही व्यक्ति एक राज्य तक जुड़ा है। दोस्तों, ग्राम पंचायतों स्थानीय निकाय के द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए जिसके तहत दोस्तों जो स्थानीय निकाय के तहत जो कार्यक्रम चलाया जाए जागरूकता के लिए वह उनके स्थानीय भाषा में हो। जैसे कोई भोजपुरी बोल रहा है तो भोजपुरी में हो, मगही में बोल रहा है मगही में हो, मैथिली बोल रहा है तो मैथिली में हो, ब्रज भाषा में हो तो ब्रज भाषा में ही उनका कार्यक्रम चलाया जा सके और प्रत्येक महिलाओं को शिक्षित किया जा सके, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके। अगला प्रश्न दोस्तों, बौद्ध काल में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा कैसे होती थी? उत्तर है, बौद्ध काल में महिलाओं के अधिकार वैदिक काल की भांति नहीं रह गए। उनको जो अधिकार
प्राप्त भी थे वे शिक्षा के अभाव में पूर्ण नहीं किया जा सके, न ही स्त्रियों में अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए जागरूकता ही थी। बाल विवाह इत्यादि को प्रथाओं का चलन हो गया था, जिससे स्त्रियों की स्थिति निरंतर निम्न होती जा रही थी। बौद्ध काल की अनुपम देन यह रही है कि इस समय जैन तथा बौद्ध दो धर्मों का उदय हुआ। इन दोनों ही धर्मों ने वर्षों से शोषण के शिकार वर्गों तथा व्यक्तियों के उत्थान के लिए शिक्षाएं दी। इन शिक्षाओं से स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए भी जागृति आई। इस प्रकार इस काल में जैन तथा बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के द्वारा महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा हेतु प्रयास किए गए। देखिए दोस्तों, जब बौद्ध काल चल रहा था उस समय महिलाओं की स्थिति बहुत निम्न कोटि की थी, और दोस्तों महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए बौद्ध काल की जो शिक्षाएं थी, जो जैन धर्म थे, जो बौद्ध धर्म थे, इन्होंने अथक प्रयास किए। और दोस्तों बौद्ध धर्म के समय आते तक जो वैदिक कालीन शिक्षा थी वह लुप्त हो चुकी थी, और दोस्तों बौद्ध काल में विभिन्न कुप्रथाओं, आडंबर व विभिन्न रूढ़वादी परंपराओं का चलन हो गया था, जिसमें बाल विवाह अपने चरम सीमा पर थी। बाल विवाह दोस्तों अधिकतर हो रहे थे, जिससे स्त्रियों की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, और दोस्तों स्त्रियों को दास बनाने की प्रथा बहुत तेजी से चली थी। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, जननी तकनीकी का महत्व क्या है? उत्तर है, और पहला पॉइंट है सृष्टि के संचालन हेतु। जननी तकनीकी का मतलब होता है दोस्तों स्त्रियों के लिए क्या सुरक्षा दी जाए, कौन सी युक्ति अपनाई जाए। दोस्तों पहले वीडियो में जननी तकनीकी के बारे में आपको सिखाया था, बताया था। जननी तकनीकी दोस्तों मध्य प्रदेश की एक से शुरू किया गया था। देखिए दोस्तों जननी तकनीकी क्या है? जननी तकनीकी की बात करें तो जननी तकनीकी के केंद्र में कौन होती है? जननी तकनीकी के केंद्र में महिलाएं होती हैं, क्योंकि दोस्तों 9 माह तक के शिशु को गर्भ में रखकर वे अपने रक्त से, अपने मांस से एक नए जीव का निर्माण करती हैं, जिससे स्त्रियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। माँ के बिना दोस्तों एक शिशु का लालन पालन होना असंभव है। दोस्तों यह जननी तकनीकी था, तो इसलिए जननी तकनीकी के महत्व को समझे तो सृष्टि के संचालन के लिए माताओं का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरा पॉइंट है लोकतंत्र की सफलता के लिए स्त्रियों की, माताओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तीसरा पॉइंट है सहयोग की सफलता के लिए। चौथा पॉइंट है व्यक्तिगत उन्नति को लेकर राष्ट्रीय समृद्धि हेतु। यदि दोस्तों स्त्रियां यदि जो माताएं हैं, जो स्त्रियां हैं, यदि उनकी व्यक्तिगत उन्नति नहीं होगी तो राष्ट्र की उन्नति नहीं होगी। पांचवा पॉइंट है सांस्कृतिक संरक्षण तथा हस्तांतरण हेतु महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि महिलाएं ही अपना जो विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और उनका जो ज्ञान होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक संचालित होता है। और माताएं ऐसी होती है जो कि बच्चे पैदा करने योग्य होती हैं, और दोस्तों उन्हीं के द्वारा इस संसार का, सृष्टि का संचालन हो रहा है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, जननी तकनीकी के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त अधिकार कौन कौन से हैं? पहला पॉइंट है दोस्तों जननी तकनीकी के अंतर्गत विवाह करने की स्वतंत्रता है। महिलाएं किसी से भी स्वतंत्र रूप से विवाह कर सकती हैं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है अपनी संतान को गरिमामय जीवन तथा शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है। प्रत्येक माताओं को अपनी संतान को गरिमामय जीवन प्रदान करने, उन्हें शिक्षा देने का अधिकार है। तीसरा पॉइंट है जबरन बनाए गए यौन संबंधों से बचने का स्वतंत्रता। किसी भी स्त्री को जबरन अपने यौन संबंधों का शिकार नहीं किया जा सकता है। इसी है दोस्तों जननी तकनीकी के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त अधिकार है। चौथा पॉइंट है दोस्तों संतानोत्पत्ति की स्वतंत्रता, मातृत्व सुख प्राप्त करने की स्वतंत्रता। देखिए दोस्तों संतानों उत्पत्ति की स्वतंत्रता यह है कि महिलाएं जब चाहे अपने कि संतान के बच्चे का जन्म दे सकती हैं, और दोस्तों उन्हें मातृत्व यानी कि माता बनने की सुख प्राप्ति करने की स्वतंत्रता है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों मनपसंद जीवन साथी के चुनाव की स्वतंत्रता, यानी कि मनपसंद वर चुनने की स्वतंत्रता है, मनपसंद व्यक्तियों से शादी करने की स्वतंत्रता है। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने, समाजवादी नारीवादियों द्वारा नारियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सुझाव कौन कौन से? पहला पॉइंट है दोस्तों नारियों को आर्थिक अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे नारी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। दूसरा पॉइंट है अनिवार्य और सार्वभौमिक शिक्षा के संकल्प को पूर्ण करना। देखिए दोस्तों अनिवार्य और सार्वभौमिक शिक्षा जब का संचालन होगा, जब महिलाएं शिक्षित होंगी, अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत वे समाज के मुख्य धारा से जुड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों जब महिलाएं शिक्षित होंगे तो वे राजनीति में कार्य करेंगे और अन्य टेक्निकल पॉइंट में जाएंगी, इंजीनियरिंग के कार्य क्षेत्र में जाएंगी, और दोस्तों विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगी, तो वह समाज के मुख्य धारा से जुड़ सकेंगी। तीसरा पॉइंट है नारियों को सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।
देखिए दोस्तों, जो स्त्रियां हैं, जो सामाजिक कार्यक्रम हैं, विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम, आर्थिक क्रियाकलाप में जब महिलाएं सहयोग देंगी, जब महिलाओं का सहभागिता बढ़ेगी तो वह समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगी। चौथा पॉइंट है नारियों को मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें जागरूक किया जाना। यदि महिलाएं जागरूक होंगी तभी वह मुख्य धारा से जुड़ सकती हैं। महिलाओं को संवेदनशील बनाना, जागरूक बनाना है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या तथा कन्या शिशु हत्या के विरुद्ध जागरूकता पैदा करना महिलाओं में, तभी दोस्तों महिलाओं मुख्य धारा से जुड़ सकेंगी। दोस्तों बाल विवाह अब तो लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन तब पर भी दोस्तों 10% है। पर्दा प्रथा की अत्यधिक प्रचलन है हमारे हरियाणा क्षेत्र की तरफ से। दहेज प्रथा दोस्तों अपनी चरम सीमा पर है। आज आप देख ही सकते हैं कन्या भ्रूण हत्या भी दोस्तों अधिकतर हमारे हरियाणा, राजस्थान क्षेत्रों में हो रहे हैं। प्रत्येक दिन आए दिन घटनाओं न्यूज़पेपर में निकलते रहते हैं। कन्या शिशु हत्या भी दोस्तों अधिकतर लोग बच्चे पैदा ही करना चाहते हैं, बच्चियां कम पैदा करना चाहते हैं, ये भी अपने चरम सीमा पर ही है। इसके विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाया जा सके। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता की शिक्षा हेतु किए जाने वाले प्रयास। उत्तर है दोस्तों, गर्भवती पर पुत्र जन्म को लेकर दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता के लिए शिक्षा में मुख्य प्रयास यह होना चाहिए कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको यह नहीं कहना चाहिए कि आप पुत्र को ही जन्म दे। बहुत सारे दोस्तों ऐसी अप्राकृतिक घटनाएं आप देखे होंगे कि जो घर की सासू हैं या दोस्तों जो पति हैं वह अपनी स्त्री पर यह दबाव डालते हैं, यदि मतलब अगला बच्चा हमको लड़का ही चाहिए। नहीं तो दोस्तों अधिकतर अप्राकृतिक घटनाएं आपको देखने को मिल जाती हैं कि महिलाओं की हत्या कर दी जाती है इत्यादि। दोस्तों लेकिन हम आपको एक बात बता दें, जो गर्भवती महिला होती है, महिला कभी यह निर्धारित नहीं कर सकती कि वह पुत्र का जन्म देगी कि पुत्री को जन्म देगी। लेकिन दोस्तों देखिए, पुत्र व पुत्री के जन्म को लेकर पुरुष जिम्मेदार होता है, न कि महिलाएं। दोस्तों आप प्रश्न करेंगे कैसे? देखिए दोस्तों, जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं के पास सिर्फ XX गुणसूत्र होता है, और जो पुरुष होते हैं, पुरुष के पास XY गुणसूत्र होते हैं। जब दोस्तों महिलाओं के पास सिर्फ XX ही गुणसूत्र होते हैं, जब पुरुष का XX गुणसूत्र मिलता है तो लड़की पैदा होता है दोस्तों, और जब पुरुष का Y गुणसूत्र और महिला का X गुणसूत्र मिलता है तो लड़का पैदा होता है। इसलिए दोस्तों माता के गर्भ में लड़की पैदा होगी या लड़का पैदा होगा, इसका निर्धारण पुरुष का गुणसूत्र करता है, न कि महिला का गुणसूत्र। इसलिए दोस्तों हम आपको यह सुझाव देते हैं कि लड़की पैदा होगी कि लड़का पैदा होगा, इसका जिम्मेदार महिला नहीं होता ही बल्कि पुरुष होते हैं दोस्तों, जो कि हमारे समाज में यह असमानता व्याप्त हो चुकी है दोस्तों, और हमारे समाज में यह अवधारणा बन चुकी है कि इस माता को हमेशा लड़की ही पैदा हो रही है, इसको छोड़ देना चाहिए। ये सभी दोस्तों, लड़की पैदा होगी कि लड़का पैदा होगा, इसके जिम्मेदार पुरुष वर्ग होता है, न कि माता वर्ग होता है दोस्तों। तो इन सभी असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए और रूढ़िवादिताओं को दूर किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, परंपरा एवं मान्यताओं के चलते लड़के लड़कियों में किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, जिसके चलते लड़के और लड़कियों में विभेद किया जाता है कि हाँ ये कार्य सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, यह कार्य सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं, चूल्हा चौका सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, लड़के भी चूल्हा चौका कर सकते हैं, लड़के भी खाना बना सकते हैं, लड़कियाँ भी खाना बना सकती हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, परिवार में लिंगी अपमान सूचक शब्दावली तथा व्यवहार का प्रयोग नहीं होना चाहिए, नहीं तो बच्चे भी इसका अनुकरण करेंगे। देखिए दोस्तों, परिवार में लिंगी अपमान सूचक शब्द होते हैं, जैसे कि दोस्तों यदि जो बच्चियां हैं, जो लड़कियां हैं, यदि वे मार्केट जाती हैं तो नहीं तो उन्हें घर में यह कहा जाता है नहीं आपका भाई जाएगा मार्केट, आप क्यों जा रही हैं दोस्तों। तो ऐसे असमानता शब्द जो भरे हुए हैं, ऐसे शब्दों का सूचक, ऐसे शब्द जो सूचक हैं असमानता के, ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए परिवार के द्वारा। अगला पॉइंट है दोस्तों, बालिकाओं के विद्यालयीकरण तथा सामाजिकरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, बालिकाओं को विद्यालय में उन्हें दाखिला देने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विद्यालयीकरण का मतलब होता है दोस्तों, विद्यालय में अधिक से अधिक बालकों की पहुंच जो शिक्षा से वंचित रह गए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता की शिक्षा में परिवार की प्रभाविता हेतु सुझाव क्या है। यदि दोस्तों परिवार की प्रभाविता हेतु सुझाव की बात करें तो पहला पॉइंट है, परिवार को चाहिए कि वह सामाजिक कुरीतियों का निर्भय होकर विरोध करें। यदि दोस्तों समाज में जो विभिन्न कुरीतियाँ उत्पन्न है, जो विभिन्न आडंबर उत्पन्न है, रूढ़ियाँ जो उत्पन्न है, यदि उसे हम दूर करें या उसका हम विरोध करें तो समानता की शिक्षा
दी जा सकती है, असमानता को दूर किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, परिवार और पारिवारिक सदस्यों को घर ही नहीं बाहर भी बालिकाओं और स्त्रियों के लिए आदर और सम्मान का भाव रखना चाहिए। यदि दोस्तों परिवार के प्रत्येक सदस्य यदि स्त्रियों को बाहर भी आदर करेंगे, घर में भी आदर करेंगे, तो महिलाओं का उत्थान तेजी से होगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, परिवार में बालक बालिकाएं सभी को आत्म प्रकाशन के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, इससे लिंगीय समानता आती है। यदि दोस्तों बालक को जो सुविधाएं हम प्रदान कर रहे हैं वही सुविधाएं यदि हम बालिकाओं को प्रदान करेंगे तो लिंगीय समानता आएगी। लेकिन दोस्तों हमारे समाज में क्या व्याप्त है, बालक जो है वो आपको कमा कर खिलाएगा, जबकि बालिकाएं ऐसा नहीं कर सकती हैं। यह सभी क्या है दोस्तों, यह सभी लिंगीय असमानता हैं। तो दोस्तों लिंगीय समानता को लाने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को चाहिए कि वह बालक और बालिका में कोई भी भेद न करें। अगला पॉइंट है दोस्तों, परिवार को बालिकाओं के स्वतंत्र अस्तित्व और निर्णयन का सम्मान करना चाहिए, यानी कि जो बालिकाएं हैं उन्हें अपने विचारों को प्रकट करने के लिए स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, उनके निर्णय को महत्वपूर्ण समझना चाहिए। इससे दोस्तों वे आत्मसम्मान का महसूस करेंगी। जब वे आत्मसम्मान महसूस करेंगी तो उन्हें लिंगी समानता भी आएगी। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, सामाजिक संरचना में लिंग की भूमिका क्या है। उत्तर है दोस्तों, पहला पॉइंट है लिंग भारतीय समाज की संरचना का आधार तत्व है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, लिंग के आधार पर ही सामाजिक रचना में पुरुषों की प्रधानता रही है। अब देखिए दोस्तों तीसरा पॉइंट है लिंग के आधार पर ही समाज के दायित्वों तथा पारिवारिक कर्तव्यों का विभाजन किया गया है। देखिए दोस्तों हमारे समाज में यह व्याप्त है। लिंग कितने प्रकार के हैं, तो स्त्री और पुरुष दो लिंग को माना गया है, जिसमें दोस्तों यह कहा गया है कि जो पुरुष वर्ग है वह अधिक शक्तिशाली है, वह अधिक कार्य कर सकता है, जबकि जो महिला वर्ग है यह कोमलांगी होती है या कठोर कार्य कर नहीं सकती। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। तो लिंग की समानता के लिए हमको सबको स्त्री पुरुष को एक समान, एक महत्वपूर्ण समझा जाना चाहिए। अगला पॉइंट है दोस्तों, लिंगी सामाजिक रचना में कार्यों, उत्तरदायित्व तथा अधिकारों को प्रभावित करता है। देखिए दोस्तों अगला पॉइंट है लिंग सामाजिक संरचना में रूढ़िवादी विचारों और प्रगतिशील विचारों के लिए उत्तरदायी है। अब दोस्तों देखिए अगला पॉइंट है आपके सामने, अगला प्रश्न है भारतीय जनसंचार संस्थान क्या है। उत्तर है दोस्तों, इस संस्थान की स्थापना 17 अगस्त 1965 ईस्वी को समिति पंजीकरण अधिनियम 1960 ईस्वी के अंतर्गत की गई, जिसे संचार शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्र के रूप में जाना जाता है, भारतीय जनसंचार संस्थान के रूप में। इसकी स्थापना कब हुई, बात करें तो 17 अगस्त को हुई। 17 अगस्त को किस सन हुई, तो 1965 ईस्वी की हुई। 1965 ईस्वी को कौन सी समिति की हुई, समिति पंजीकरण अधिनियम 1960 के अंतर्गत की गई। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है। देखिए दोस्तों उत्तर है आपके सामने, नवीन तकनीकों के परिणाम स्वरूप नए नए यंत्रों का आविष्कार हुआ, जिससे संचार साधनों में क्रांति आई। इन साधनों से हजार किमी दूर बैठे लाखों की संख्या में व्यक्तियों तक सूचना तथा ज्ञान का आदान प्रदान अत्यंत सरलता से किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत रेडियो, टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट इत्यादि साधन आते हैं। देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल, फोन, रेडियो, इंटरनेट, फैक्स, टेलीफोन, लेगवा फोन इत्यादि के माध्यमों के द्वारा 1000 किलोमीटर दूर बैठे, लाख किलोमीटर दूर बैठे दुनिया की सारी जानकारी हम चंद सेकंडों में, चंद मिनटों में इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीफोन के माध्यम से हम चंद सेकंडों में किसी से संप्रेषण कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। 1000 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्तियों को हम देख सकते हैं सामने सामने, मोबाइल के माध्यम से, संचार के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। इसे दोस्तों हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, जो हमारे जनसंचार साधन हैं, जो हमें सूचनाएं तीव्र गति से प्रदान करते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, लैंगिक भेदभाव के संदर्भ में जाति की भूमिका क्या है। उत्तर है आपके सामने, जातिगत आरक्षणों का लाभ महिलाओं तक पहुंचाया जाए, जिससे उनकी स्थिति में सुधार हो सके। यदि दोस्तों हम बात करें लैंगिक भेदभाव के जाति की भूमिका, तो यदि हम जो महिलाएं पीछे रह चुकी हैं, ऐसे महिलाओं को हम यदि आरक्षण की सुविधा दें तो दोस्तों ऐसी महिलाओं का उत्थान हो सकता है। अगला पॉइंट है बालिका शिक्षा तथा बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच का विकास करना। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट है बालिकाओं को सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान करना। जब बालिकाएं सुरक्षित रहेंगी तो विद्यालय जाने के लिए प्रेरित होंगी और दोस्तों ये विभिन्न जाति पात के लिंगी भेदभाव से दूर रहेंगी। अगला पॉइंट है दोस्तों सभी जाति की महिलाओं का आदर करना। यह नहीं है कि जो निम्न जाति की महिलाएं हैं उनका आदर न किया जाए, सभी जाति की महिलाओं को एक समान देखा जाए
और उनका आदर किया जाए। अगला पॉइंट है दोस्तों, महिलाओं को व्यापार तथा रोजगार और श्रम में सहभागी बनाकर उनको पुरुषों के समकक्ष लाना। देखिए दोस्तों, यदि महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष लाना है तो महिलाओं को भी व्यापार में स्थान देना होगा, रोजगार में स्थान देना होगा। जितने भी जो पुरुष वर्ग के कार्यकर्ता हैं, जो पुरुष वर्ग के कार्य श्रमिक हैं, उन सभी के कार्यों में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाना। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, शिक्षा के औपचारिक अभिकरण की विशेषताएं क्या है। देखिए दोस्तों, औपचारिक अभिकरण किसे कहते हैं? औपचारिक अभिकरण उसे कहते हैं जिसका समय निश्चित होता है, जिसका नियम निश्चित होता है, जिसके लिए कुछ कार्यक्रम निश्चित होते हैं, उसे हम औपचारिक अभिकरण कहते हैं। यदि दोस्तों हम शिक्षा में औपचारिक अभिकरण की बात करें तो शिक्षा के औपचारिक अभिकरण क्या है? तो शिक्षा के औपचारिक अभिकरण आपके विद्यालय शिक्षा के औपचारिक अभिकरण होते हैं जिसमें आपका समय निश्चित होता है, विद्यालय निश्चित होते हैं, कक्षा निश्चित होता है, शिक्षक निश्चित होता है, पाठ्यक्रम निश्चित होता है, पाठ्य विषय वस्तु निश्चित होती है और अंत में आपका मूल्यांकन करके आपको मार्कशीट दी जाती है। तो दोस्तों यह सभी क्या है? निश्चित है, जिसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। उत्तर है दोस्तों आपके सामने, औपचारिक अभिकरण की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहला पॉइंट है पूर्व निर्दिष्ट उद्देश्य। विद्यालय में आपका पहले ही उद्देश्य निश्चित होता है कि इस विद्यालय में आपको पढ़ने से यह बनेंगे, यह पाठ्यक्रम निर्धारित हो जाता है कि इस पाठ्यक्रम को पढ़ने से आप ऐसा कार्य कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, नियंत्रित वातावरण होता है, यानी कि आपको समयबद्धता होती है, नियंत्रित वातावरण होता है। तीसरा पॉइंट है अनुशासन तथा दंड और पुरस्कार की व्यवस्था होती है। विद्यालय में अनुशासन होता है, दंड, यदि आप बार बार कॉलेज नहीं आ रहे तो आपको कॉलेज से निकालने का दंड दिया जा सकता है। पुरस्कार की व्यवस्था होती है, जब बच्चा अच्छा प्रश्न का उत्तर अच्छे से बताता है तो उसे पुरस्कार भी दिया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा यह कार्य किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो औपचारिक अभिकरण होते हैं इसमें प्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा, प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा शिक्षा दी जा सकती है, शिक्षा दी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों यह औपचारिक अभिकरण थे। अगला पॉइंट है बालकों के आचरण में जानबूझकर परिवर्तन किया जाता है। देखिए दोस्तों, हम अधिगम किसे कहते हैं? व्यवहार में परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं। तो दोस्तों जो बालक विद्यालय जाता है तो जानबूझकर उसके व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। यह दोस्तों कैसे कब किया जाता है? तो यह औपचारिक शिक्षा के माध्यम से किया जाता है, औपचारिक संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। अब दोस्तों देखिए, अंतिम प्रश्न है आपके सामने, विद्यालय की परिभाषा दीजिए। उत्तर है दोस्तों, जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहां बालक के वांछित विकास की दृष्टि से उसे विशिष्ट क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा दी जाती है। दोस्तों यहाँ पर दी जाती है। जी.एस. रॉस के अनुसार विद्यालय व संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मानव ने इस दृष्टि से स्थापित किया है कि समाज में सुव्यवस्थित तथा योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिली। देखिए दोस्तों, जो विद्यालय है या विद्यालय बालक को योग्य बनाने में उनकी सहायता करते हैं और दोस्तों जो विद्यालय हैं यह बालक के व्यवहार परिवर्तनों में सहायता करते हैं, बालक के व्यवहार का परिवर्तन करते हैं, बालक को शिक्षित बनाते हैं, समाज में समायोजित होने योग्य बनाते हैं दोस्तों। और जो विद्यालय है, विद्यालय में व्यवसायों की शिक्षा दी जाती है, बालक के समाज में कैसे समायोजित हो इसकी शिक्षा दी जाती है। तो दोस्तों हमारे चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।